आज अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई राजनेता हो, गैर भाजपाई राजनेता हो, पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से आवाजों को दबाया जा रहा है। अगर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ में आवाज उठाई जाती है तो उसको ईडी, सीबीआई, एफआईआर, जुडिशरी, अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए उसे या तो चुप कराया दिया जाता है या उसको हटा दिया जाता है। देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति पैदा हो रही है। एक वो व्यापार समूह है जिसके पिछले 8 सालों में 100%, 2% नहीं बल्कि 1300%, 1400% पूंजी बढ़ गई। और जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है उसके प्रति पूरा देश जागरूक है। और कांग्रेस का ही नहीं बल्कि देश का हर वो सजग नागरिक बहुत ही चिंतित है कि जिस प्रकार से ये गतिविधियां चल रही हैं, एक प्रकार से देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति पैदा हो रही है। आपने देखा कि 2019 में जो वक्तव्य माननीय राहुल गांधी जी ने कर्नाटक की एक जनसभा में किया था और जिसमें स्पष्ट रूप से देश का दोहन कर देश के आम नागरिक का पैसा जिस प्रकार से लूटकर जो व्यक्ति देश छोड़कर भाग गए थे उनके नामों का उल्लेख करते हुए चिंता व्यक्त की थी कि क्या इस प्रकार से लोगों को, अपने मित्रों को सहयोग कर क्या देश की बढ़ती हुई कीमतों को या बेरोजगारी को ये सरकार, केंद्र सरकार कैसे दूर कर सकती है। और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए जो गलत कार्य हैं, जो कुकर्म हैं, एक विपक्ष की भूमिका अदाते हुए उन्होंने विपक्ष से, सरकार से यह प्रश्न पूछा। और जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों लोकसभा में अपने भाषण में माननीय राहुल गांधी जी ने इन्हीं मुद्दों को रखते हुए और जो वस्तुस्थिति थी उन वस्तुस्थितियों को सामने रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय सरकार से इस पर जवाब मांगा कि किस प्रकार अडानी एक वो व्यापार समूह है जिसके पिछले 8 सालों में 100%, 2% नहीं बल्कि 1300%, 1400% पूंजी बढ़ गई, आमदनी बढ़ गई। और उनकी जो कंपनी चल रही है उसमें डायरेक्ट फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के माध्यम से, जिसकी रिपोर्ट भी फाइनेंशियल टाइम्स ने पूरे विस्तार के साथ में पब्लिश किया था, उसका जवाब मांगा था कि उसमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है एफडीआई के माध्यम से 23,000 करोड़ रुपए, जिन कंपनियों से ये पैसे आए थे वो कंपनियां अडानी जी के ही पारिवारिक मित्रों की और पारिवारिक सदस्यों की थी। जब ये प्रश्न पूछा गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में, अपने जवाब में इस विषय पे तो एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन आपने देखा कि जो केस 2019 में जातीय संबोधन का अपराध मानते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी, मात्र 9 दिनों के अंदर ही उस पिटिशनर ने, जिनका नाम भी मोदी है, विधायक हैं गुजरात में, कर्नाटक में घटना हुई जिसका एफआईआर जिसको कोर्ट के सामने रखा गया सूरत, गुजरात में। और वही पिटिशनर जो है, जब माननीय कोर्ट ने कह दिया कि इस पे कोई केस नहीं बनता, तो वही पिटिशनर हाई कोर्ट में जाकर अपने ही केस पर स्टे ला लेता है। और मात्र राहुल जी का भाषण जिस दिन हुआ उसके 9 दिन के अंदर ही हाई कोर्ट में जाकर हाई कोर्ट उसको स्टे भी दे देता है। उसके बाद में हाई कोर्ट के सामने जाकर अपने स्टे को वेकेट करा लेता है और वो हाई कोर्ट स्टे भी वेकेट कर देती है और फिर आकर कोर्ट के सामने उस अर्जी को
न्यायपूर्ण तरीके से उसके ऊपर सुनवाई करने की गुहार करता है। आपने देखा कि राहुल जी ने अपने पूरा वक्तव्य, अपना पूरा जवाब वहां देने के बाद में जो केस है वो केस किसी जाति संबोधन देखते हुए ओबीसी पर कटाक्ष किया गया है, ओबीसी का अपमान किया गया है। और आपने देखा होगा कि इस केस में कभी भी, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, इस केस में कभी भी वार्निंग या एक सांकेतिक सजा सुनाई जाती है, लेकिन माननीय कोर्ट ने इसमें 2 साल की सजा, जिससे कि उनकी सदस्यता रद्द हो और 24 घंटे के अंदर मात्र लोकसभा में उनकी मेंबरशिप से उन्हें बर्खास्त किया जाता है। साथियों, माननीय राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3600 किलोमीटर से भी ज्यादा की पदयात्रा करते हुए लोगों के बीच में लोगों को सुनते हुए एक आपसी भाईचारा, मित्रता, लोगों में बंधुत्व के भाव को और दृढ़ता से कैसे कायम किया जाए, और साथ ही साथ उस दौरान युवकों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, सिपाहियों के साथ, डॉक्टरों के साथ, वकीलों के साथ अलग अलग चरण में लोगों से बात करते हुए उनकी परेशानियां और उनके आने वाली मुसीबतों के ऊपर में उन्हें चर्चा की। उद्देश्य मात्र ये था कि किस प्रकार से आम जनता आज की वर्तमान सरकार की जो गलत फैसले हैं, गलत नीतियां हैं, जिसके चलते देश में आज की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतें 400 गुना आगे बढ़ गई हैं। इन सब पे रोक लगाने के लिए कोई ठोस नीति हो, कोई हमारे पड़ोसी राज्यों के पड़ोसी जो हमारे देश हैं उनके साथ में कैसे मैत्री स्थापित की जाए, इन सब बातों पे समय समय पर उन्होंने सरकार को चेताया, सरकार को वार्निंग दी, सरकार की गलत नीतियों के ऊपर में उनने अपने वक्तव्य भी जाहिर किए, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना काल के दौरान चेतावनी दी गई हो। लेकिन इन सभी चीजों के ऊपर में आज की वर्तमान केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, आज अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई राजनेता हो, गैर भाजपाई राजनेता हो, पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से आवाजों को दबाया जा रहा है। अगर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ में आवाज उठाई जाती है तो उसको ईडी, सीबीआई, एफआईआर, जुडिशरी, अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए उसे या तो चुप कराया दिया जाता है या उसको हटा दिया जाता है। और ये अगर लोकतंत्र में, जो कि सबसे बड़ी ताकत होती है प्रश्न पूछने की, हर आदमी को आज़ादी है अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की, और सरकार जो कार्य कर रही है अगर उसमें कुछ गलत नीतियां हैं तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की, अगर उसी को हम नष्ट कर दें, बंद कर दें, तो ये पूरे देश में जो सकारात्मक सही सोचने वाले लोग हैं, एक चिंता का विषय है कि क्या हम अनकही आपातकाल स्थिति में गुजरते हुए क्या लोकतंत्र को पूरा नष्ट करते हुए देखेंगे। पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी ने विदेश में कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए उसके लिए माननीय स्पीकर से मिलकर उन्होंने इजाजत मांगी कि जिन मंत्रियों ने मेरे खिलाफ में वक्तव्य किया है तो मेरा अधिकार बनता है कि उसके ऊपर मैं जवाब दूं, मैं पार्लियामेंट में अपना मत रखूं। लेकिन आपने देखा वहां से भी उन्हें बोलने नहीं दिया गया, और फिर से पार्लियामेंट में आकर उस प्रश्न को, चाहे अडानी का प्रश्न हो, चाहे जीएसटी का प्रश्न हो, चाहे बेरोजगारी का प्रश्न हो, चाहे चाइना का प्रश्न हो, हमारी विदेश नीतियों का प्रश्न हो, राहुल जी देश की जनता की आवाज को
पार्लियामेंट में ना रख सकें, जो कि हमारी सर्वोच्च पंचायत है, उससे डरकर आखिर में राहुल जी की सदस्यता को भी षड्यंत्रकारी तरीके से रद्द कर दिया गया है। साथियों, आप और हम सब जानते हैं कि जब यहाँ पे राजतंत्र था तब भी हमारे महान नेताओं को, चाहे महात्मा गांधी जी हों, नेहरू जी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, मौलाना आज़ाद हों, इन सभी नेताओं को कोई ना कोई कारण से जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था ताकि जनता के बीच में वो न जाए, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। नतीजा क्या हुआ? विश्व की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ में भी जनता की आवाज़ ताकतवर रही और हमने आज़ादी हासिल की। आज की वर्तमान सरकार भी अगर जनता की आवाज़ को, लोगों की आवाज़ को, लोकतंत्र की आवाज़ को अगर दबाने की कोशिश करेगी तो जनता इसका जवाब देगी। आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज सत्य के सामने न झुकने का प्रण करते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने किसी भी प्रकार की माफ़ी मांगने से इनकार किया और न्यायपूर्ण तरीके से अगर उनके ऊपर अन्याय भी हो रहा है तो उनका कहना है कि मैं जनता की आवाज़ को सर्वोपरि रखते हुए मैं उसके बारे में प्रश्न पूछूंगा और उसके लिए चाहे मुझे जो सजा देनी चाहे सरकार, न्यायपालिका मुझे दे, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने ला के रहूँगा। आज इसी राजनीतिक दौर के चलते हुए झारखंड में हमारे यहाँ के हमारी जो सर्वोच्च कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे डिपार्टमेंट सेल के सभी प्रमुख, उनके साथ बैठक हुई। आगे की रणनीति पे हमने चर्चा की। आने वाले दिनों में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश के अंदर में यहाँ संकल्प लिया गया है कि एक लोगों के बीच में लोकतंत्र बचाओ जन जागरण का अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे जितने भी गणमान्य नेतागण हैं वो हर जिलों में, हर प्रखंड में, मंडलों में जाकर राहुल जी की इस आवाज़ को, संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हुए आने वाले समय में इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनको भी लोगों तक पहुंचाकर और उनका भी समर्थन हासिल करेंगे। मुझे विश्वास है कि झारखंड के हमारे जितने भी हमारे कुशल नेता हैं उन सब के नेतृत्व में आने वाले दिनों में राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और पार्टी संगठन की मजबूती के साथ हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के जो गलत मंसूबे हैं उसे हम असफल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस न्यायपालिका पूरा सम्मान करती है, ये मैं बहुत स्पष्ट कर दूं। कांग्रेस के किसी भी वक्ता ने या माननीय राहुल जी ने न्यायपालिका पे कोई भी सवाल नहीं उठाए, लेकिन जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक इस केस को सामने रखा गया और लोकसभा के एक सदस्य को 24 घंटे के अंदर, जबकि माननीय कोर्ट ने 30 दिन का उन्हें अवकाश दिया था कि वे अगली कोर्ट में जाकर इसके ऊपर में अपील कर सकते हैं, और माननीय कोर्ट के उस जजमेंट को भी, जो भी इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया हो, लोकसभा सेक्रेटरी 24 घंटे के अंदर सदस्यता से उन्हें बर्खास्त कर देता है। ये एक चिंता का विषय है और इसमें निश्चित रूप से उस जजमेंट के पीछे किए गए एक्शन के, और जैसा मैंने कहा कि जो पिटिशनर है वो स्वयं हाई कोर्ट में जाकर और स्टे लाता है, वही पिटिशनर राहुल जी के भाषण के 9 दिन के अंदर हाई कोर्ट में जाकर अपने पिटिशन को वेकेट करा लेता है और फिर लोअर कोर्ट को बोलता है कि उसके ऊपर में निर्णय दिया जाए। और ये पहला केस नहीं है, सिर्फ माननीय राहुल जी का अकेले का मसला नहीं। आपने देखा कि पूरे देश के अंदर में हर वो व्यक्ति जो अगर भाजपा के विरोध में आवाज़ उठाता है या बोलता है, चाहे वो व्यापारी हो, राजनीतिक संगठन का नेता हो, आपने देखा कि किस प्रकार से उसे प्रताड़ित किया जाता है, चाहे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, अन्य जो सरकारी तंत्र हैं उसके माध्यम से। और उसके चलते हुए
जिस प्रकार से अगर लोकतंत्र से लोगों का विश्वास हट जाए, तक आप देख रहे हैं झारखंड एक नतीजा उदाहरण है आपके सामने कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुनकर आई हुई बहुमत की सरकार को भी किस प्रकार से रोज प्रताड़ित किया जाता है, कमजोर किया जाता है, केंद्र द्वारा मदद दी नहीं जाती, लोग उनके राजनीतिक उसका शिकार हो रहे हैं, लोगों तक जनकल्याण की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही, जो राज्य सरकार का हिस्सा है वो उन्हें नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार से देश के इस लोकतंत्र के अंदर में जिस चुनाव प्रणाली पर विश्वास रखते हुए देश की जनता अपना विश्वास जतलाकर अपने प्रतिनिधि को चुन कर देती है और उसको आप एन कैन तरीके से, गलत तरीके से, चाहे सीआईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस केस, एफआईआर, इसके माध्यम से अगर लोकतंत्र का तालमेल अगर बिगाड़ना चाहते हैं गलत नियत के साथ, तो ये वाकई में एक बहुत ही चिंता का विषय है। आपने बोला कि 30 दिन का समय कोर्ट से मिला, 30 घंटा भी नहीं लगा इनका सदस्यता खत्म हो, तो क्या कांग्रेस को डर है कि अगले 30 घंटे में चुनाव का बाई इलेक्शन का भी घोषणा हो जाएगा? निश्चित रूप से देखिए, शुक्रवार को सुनियोजित तरीके से शुक्रवार को यह निर्णय आया, शुक्रवार को यह निर्णय लिया गया, शनिवार इतवार कोर्ट बंद होता है। आज हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट है, हमारे इसमें भी काफ़ी महानुभवी जो भी हमारे वकीलगण हैं, वो इसके ऊपर में इसका संज्ञान लेकर माननीय कोर्ट के सामने में अर्जी लगाएंगे। उसके आगे में सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और आप सब समझते हैं कि इसमें समय तो लगता है, और 30 दिन के अंदर में वहाँ पर अगर चुनाव डिक्लेयर भी कर जाए तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि संविधान पे तो इस सरकार का विश्वास है ही नहीं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in